हेलो दोस्तों, नमस्कार। इमाइनेट स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रशांत शर्मा। आज मैं आपको बता रहा हूं रस, जो आपको एमपीटीईटी के लिए, जेल प्रहरी के लिए, एसआई के लिए, लगभग सभी भर्तियों के लिए जहां जहां हिंदी आती है सभी के लिए आपको ऐसा वो हिंदी के लिए, हिंदी में जो रस आता है वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ये उपयोगी होगा आपके लिए। तो चलिए आज हम आपको रस शुरू कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, और तब तक सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखते हैं हम रस। तो ये जो रस है, जैसे इसका नाम है कि रस, नॉर्मल हम लोग कहते हैं रस मिल रहा है, तो रस माने आनंद, हमको यहाँ से आनंद मिल जाए वही है अपना रस। तो अगर हम ऐसा समझ के पढ़ेंगे तो हमको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। तो हम रस माने आनंद, हमको जहाँ से भी आनंद की अनुभूति होगी उसी को हम रस बोलेंगे। पर जब इसको हम हिंदी की भाषा में बोलेंगे तो उसकी परिभाषा फिर अलग हो सकती है। तो इसे हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, किसी भी कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ने, देखने, सुनने से, किसी भी कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ने, देखने, सुनने से जो आनंद की जो पढ़ने से, ऐसा लिखें, पहली इकट्ठा यहीं पे कर दें, पाठक, दर्शक, श्रोता, पाठक, दर्शक, श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक, दर्शक, श्रोता, इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं। जो पढ़ेगा वो पाठक है। जो पाठक माने जैसे किसी अपने देखे होंगे कि किसी भी कहानी को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उसमें रम गए। दर्शक माने जब किसी चीज़ को हम देखते हैं तो हम दर्शक कहलाते हैं। जैसे कोई नाटक चल रहा हो, कोई भी नाटक ऐसा चल रहा हो जिसे हम देखने जाते हैं, जैसे रामायण चलता है अपना, ये रामलीला जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ पे हम देखने जाते हैं तो हमको देख कर आनंद मिलता है। और श्रोता माने से हम कोई भी कहानी, ऑडियो सुनते हैं, उसमें हम मन रम जाता है। ये सब इनको देखने, सुनने से जो भी आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। अब देखें थोड़ा सा रस के अंग क्या हैं। रस के अंग, रस के अंग कितने हैं? 4 अंग हैं। पहला है अपना स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है स्थायी भाव, विभाव, और तीसरा हो गया अनुभाव, और चौथा हो गया अपना संचारी भाव। ये 4 अंग है, थोड़ा सा ध्यान। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये चारों अंग हैं। और ये चारों अंगों से मिलकर पूरे रस की निष्पत्ति होती है। तो ये जो रस की निष्पत्ति होती है उसकी परिभाषा भी आती है। तो कभी कभार तो रस की निष्पत्ति देख लेते हैं हम। निष्पत्ति कैसे होती? निष्पत्ति माने हम कह सकते हैं उसकी उत्पत्ति पर जो परिभाषा आती है तो वो निष्पत्ति के रूप में आती है। तो परिभाषा क्या होगी? सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सहृदय के हृदय में जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से, संचारी भाव से संयोग होता है तो रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। इसको चेंज कर सकते हैं, निष्पत्ति होती भी कह सकते हैं। हुआ क्या? कुछ नहीं, बस परिभाषा इतनी है कि सहृदय के हृदय में जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, चारों अंगों का नाम बताना है और चारों को संयोग करा देना है कि सहृदय के हृदय में जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। ये परिभाषा दोस्तों अभी क्या, अभी तो हम बताएंगे पूरे के पूरे अंग उसी में सब लग जाएंगे।
तो जितने भी अंग हैं वो सब उसी की परिभाषा में, एक परिभाषा से आप सबकी परिभाषा बना सकते हैं। तो इसे ध्यान से देखें। ये हो गया रस के अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। फिर उसकी निष्पत्ति कैसे होती है? सहृदय के हृदय में जब स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। अब देखते हैं इसके भेद, कह सकते हैं हम, प्रकार कह सकते हैं हमें। तो इसके प्रकार 10 होते हैं, प्रकार या भेद कह सकते हैं उसको हम, तो 10 होते हैं। और जब 10 होंगे तो उनके स्थायी भाव भी 10 होंगे। तो पहला कौन सा रस हुआ? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, यहाँ पे विभत्स भी एक छूट गया, विभत्स, शांत और वात्सल्य। ये पूरे हो गए अपने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, विभत्स, शांत, वात्सल्य। ये अपने 10 के 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अपने 10 ठो रस हो गए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, जिसे हम कह सकते हैं प्रेम। हास्य का क्या हो जाता है? हंसी, यानी हास्य, यानी कोई भी ऐसी घटना होगी जिसे हम सुनेंगे तो हमको हंसी आएगी। फिर है अपना करुण, तो करुण का हो जाता है अपना शोक। और रौद्र का अपना क्या हो जाता है? क्रोध। वीर का अपना क्या हो जाता है? श्रृंगार। वीर का हो गया अपना उत्साह। भयानक का हो गया अपना भय। अद्भुत का हो गया आश्चर्य। विभत्स का हो गया जुगुप्सा, यानी इसको हम कह सकते हैं घृणा। और शांत का होता है निर्वेद। और वात्सल्य का हो जाता है वत्सल, जिसमें छोटे बच्चों जैसे कि इधर की कुंडलियाँ जिसमें राम जी का और कृष्ण जी का बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, तो उसे एक बार देख सकते हैं हम। श्रृंगार रस का रति या प्रेम, हास्य रस का हंसी या हास्य, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, अद्भुत का आश्चर्य, विभत्स का जुगुप्सा यानी घृणा, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वत्सल। तो इसे आप एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं। रस कहते किसे हैं? जहाँ से हमको आनंद की अनुभूति होगी। तो किसी कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक, दर्शक, श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। अंग इसके कितने हो गए? अंग इसके 4 हो गए। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये चारों अंग हो गए। चारों अंगों से मिलाकर उसके संयोग से हमारी रस की निष्पत्ति होती है। और फिर हमारे जो भेद हैं, प्रकार हैं, वो 10 हो गए। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, विभत्स, शांत, वात्सल्य। इसका एक हम दोहा भी बता देंगे आपको, तो दोहा आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। वैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, भयानक, कोई कठिन नहीं है। एक बार जैसे आप उसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा वो। चलिए अब इसके थोड़ा सा परिभाषा देखते हैं कि इनके जो 10 रस होते हैं ये परिभाषाएं हैं। तो आपको करता क्या है वो, कि कोई ना कोई एग्जाम्पल दे देगा कि निम्न एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण से आप समझिए और उसको बताइए कौन सा रस है। तो उसे आप देख लेंगे, तो जब इसके भाव को समझ जाएंगे कि कौन सा भाव प्रकट हो रहा है उसके अर्थ में, तो उसको हम देख लेंगे। जैसे हमारा श्रृंगार रस मिलेगा तो उसमें ऐसा लगेगा रति, प्रेम का वर्णन हो रहा है हमको। ठीक, हास्य में ऐसा है कि उसको सुनेंगे तो आप हंसी आएगी। करुण में क्या होगा? जैसे आप उसको सुनेंगे तो कोई बहुत दुखद घटना होगी जिससे हमको शोक होगा कि अरे बाप रे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो और रौद्र में क्या होगा? आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। वीर में क्या होगा? आपको उत्साह आएगा, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भयानक का क्या होगा? आपको भय होगा, डर लगेगा। अद्भुत में क्या होगा? आपको आश्चर्य होगा, आश्चर्यचकित लगोगे, अरे वाह ऐसा हो गया। अब विभत्स का क्या होगा? जुगुप्सा, यानी आप उसको देखेंगे तो घृणा लगेगी आपकी, छी 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 क्या हो गया। और शांत में क्या होगा? निर्वेद। और वात्सल्य में हो गया वत्सल। तो अब इसके थोड़ा सा प्रकार को आराम से समझते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। इसके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट डे बताएंगे अगले वीडियो में। अभी आज इसको हम विस्तार समझा देते हैं। तो चलिए हम एक परिभाषाएं आपको बताते हैं कि इसकी परिभाषा से आप एक से सब बना लेंगे, मतलब सभी रसों की परिभाषा। तो जो निष्पत्ति है उसी से बन जाती है अपनी परिभाषा। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे निष्पत्ति की परिभाषा हम लिखें, सहृदय के हृदय में जब स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। इसी से हम बना लेंगे एक परिभाषा है, ये कॉमन परिभाषा है। इसे आप अच्छे से लिख लें कहीं पे। एक कॉमन परिभाषा से आप 10 के 10 रसों की परिभाषा एकदम आराम से लिख सकते हैं। परिभाषा क्या है? सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में जब, यहाँ पे थोड़ा सा खाली स्थान छोड़ देंगे, नामक
स्थाई भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा खाली स्थान छोड़ देंगे, रस की उत्पत्ति होती है। ये हो गया। ये परिभाषा अगर आपको याद रहेगी तो रस में कोई दिक्कत कभी आएगी ही नहीं। ये आपको हालांकि 11, 12, 9 से 12 तक की परिभाषा आती है, बाद में रस की परिभाषा नहीं आती है। बाद में आपको कोई भी एग्जाम्पल देगा, वो बोलेगा कि इसका बताइए कौन सा रस है, या कोई भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से इसका एग्जाम्पल क्या होगा, या फिर किसी का स्थायी भाव पूछ सकता है। बाकी इसकी परिभाषा नहीं पूछता। 9 से 12 तक इसकी परिभाषा जरूर पूछता है। 10th में भी एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे कि बताइए इस रस की परिभाषा को उदाहरण सहित समझाइए। खासकर शांत और श्रृंगार बहुत ज़्यादा आते हैं। तो परिभाषा देखेंगे, सहृदय के हृदय में जब, जहाँ पे एक खाली स्थान छोटा है, यहाँ पे हम सबका स्थायी भाव डाल देंगे। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हम श्रृंगार रस की परिभाषा बना रहे हैं, तो हम क्या डालेंगे, सहृदय के हृदय में जब रति या प्रेम नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये बनेगी अपनी श्रृंगार रस की परिभाषा। अब जैसे मान लीजिए आपको वीर रस की बनाना हो तो आप बना सकते हैं, सहृदय के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे करके आज आपका ये होमवर्क रहेगा। 10 के 10 रसों की परिभाषा आप बना लीजिएगा और कल हम इसके पूरे एग्जाम्पल आपको विधिवत समझा देंगे, क्योंकि आज बहुत लंबा हो जाएगा। फिर 10 की 10 परिभाषाएं हो जाएंगी। आज हम थोड़ा सा इसको समझा देते हैं और इसकी परिभाषा आप बना लेंगे। एग्जाम्पल हम इसको कल पुनः समझाएंगे। तो थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं कि जैसे क्या श्रृंगार रस है। इसको अब जैसे आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे प्रेम का वर्णन हो रहा है, किसी के विरह का वर्णन हो रहा है। श्रृंगार रस एक्चुअल में 2 प्रकार का होता है, एक संयोग, एक वियोग। संयोग में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है और वियोग में उसके विरह या बिछड़ने का वर्णन होता है। तो श्रृंगार रस का जैसे आप कह सकते हैं, सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन यसे दे न काहे नट जाए। या फिर राम का रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परिछाही, या ते सबय सुधि भूल गई, करटे की रही पलटारत नाही। राम का रूप निहारत जानकी, राम का रूप देख रही थी जानकी, कंकन के नग की परिछाई, कंकन के नग की परिछाई में उनको ऐसा लग रहा था कि मानो प्रभु श्री राम दिख रहे हैं। याते शबय सुधि भूल गई, ऐसा करते करते समय उनकी पूरी सुधि भूल गई थी। कर टे की रही पलटारत नाही, ना तो वहाँ से अपनी हाथ हटा रही थी, ना तो अपनी वहाँ से पलकों को हटा रही थी। तो ऐसा वर्णन आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है अपना हास्य रस। हास्य माने आप उसको सुनेंगे तो हंसी आ जाएगी। जैसे मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मरोड़ सकता हूँ। इसे आप सुनेंगे तो जरूर हंसेंगे, ये हास्य रस है ही है। या फिर जैसे कोई भी आप कॉमेडी टाइप उदाहरण सुनेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको कि हाँ हंसी आ गई। करुण माने क्या होगा, शोक होगा, शोक। इसे आप सुनेंगे कि अरे बाप रे ऐसी घटना घटी गड़बड़। जैसे सब बंधन को सोच तज गुरुकुल को नेह, हाँ सुशील सुतकिम कियो अनत लोग में गे। इसका और भी एग्जाम्पल है, मैं बाद में और छोटे लिखा दूंगा तो उसको आप लिखा देंगे। ये बढ़िया एग्जाम्पल वैसे कई बार आ चुका है। उसके बाद है रौद्र। रौद्र माने एकदम ऐसा सुनेंगे अरे बाप रे बोल क्यों दिया ऐसा तुम। जैसे परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है कि जितना परशुराम लक्ष्मण जी बोलते जाते हैं उतना परशुराम जी गुस्सा आता जाता है, वो रौद्र हो जाता है। जब मतलब किसी को सुन के या देख के हमको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आता है। जैसे श्री कृष्ण का सुनो वचन, श्री कृष्ण के सुनो वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये अपना हो गया रौद्रश। वीर माने हमको उत्साह होगा। जैसे अपन 15 अगस्त और 26 जनवरी को एकदम उमंग में रहते हैं कि अरे वाह झंडे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, तो हम अच्छे से उसको करते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाला हो जाता है कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, या खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। ये सब एग्जाम्पल हैं। और भयानक माने क्या होगा कि भय, उसको देख के अरे बाप रे एकदम आप डर जाओगे। नभते झपटत बाज लखी, भूले सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लाबक हिलो नरंच। इसको थोड़ा समझिए। नभते झपटत बाज लखी, एक पक्षी है जो आकाश में मस्त होकर उड़ रहा था, जैसे उसको बाज झपट देता है। नभते झपटत बाज लखी,
जैसे ही आकाश में उसको बाज झपटता है तो वो लख जाता है। अपने यहाँ की भाषा में लखने को बोलते हैं, समझ गया मतलब, लख गया वो। तो नभते झपटत बाज लखी भूल्यो सकल प्रपंच, जितना वो मस्त होके आकाश में उड़ रहा था वो सब भूल गया। कंपित तन व्याकुल नयन, एकदम उसका शरीर थरथरा के कांपने लगा, एकदम आंखें व्याकुलता से भर गईं। कंपित तन व्याकुल नयन लावक हिलो न रंच, फिर वहाँ से वो पक्षी, रंच माने एक जरा सा मात्र का वहाँ से हिल नहीं सका वो बाज के झपटा मारने से। ये होता भयानक, माने भय हो जाएगा, आपको डर लगेगा। उसके बाद है अद्भुत, अद्भुत माने आश्चर्य आपको लगेगा कि अरे बाप रे, ऐसी चीज़ तुम कभी सुने नहीं। जैसे बिनु पद चले सुनय बिनु काना, करो बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बक्ता बन जोगी। का आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बक्ता बन जोगी से आप ध्यान सुनेंगे तो आश्चर्य लगेगा। बिनु पद चले सुनाए बिनु काना, बिना पैर का चलता है, बिना कान का सुनता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है फिर भी अनेक प्रकार के काम करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बक्ता बन जोगी, ये हो गया। उसके बाद है बीभत्स। बीभत्स में क्या होता है कि उसको जब आप सुनेंगे तो घृणा होगी आपको कि ये क्या हो रहा है, छी 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 छी। जैसे क्या बोलते हैं उसको, जे नर माछी खात है मूड़ा पूंछ समेत, ते नर सरगय जात है नाती पूत समेत। यानी जो व्यक्ति मछली को मूड़ पूंछ सहित खा जाता है वो स्वर्ग चला जाता है नाती पूत समेत। जे नर माछी खात है मूड़ा पूंछ समेत और ते नर सरगय जात है नाती पूत समेत। तो अगर आपको भी दोस्तों स्वर्ग जाना हो तो मछली को ऐसे ही खाइए मूड़ा पूंछ सहित। फिर उसके बाद क्या, शांत माने निर्वेद है, मतलब थोड़ा सा एक अलग टाइप से फीलिंग आती है, जैसे मन पछतई हैं अवसर बीते, मतलब एक ऐसा लगता है मन में कि अरे बाद में तो ऐसा होने, मतलब बैराग टाइप में ऐसा लगता है। या फिर सबसे बढ़िया इसका उदाहरण है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए सॉरी, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दोस्तों हम लोग भी चक्की जाते हैं गेहूं पिसवाने के लिए, आप भी जाते होंगे, आशा करता हूँ कि आप जाते होंगे, लगभग जाते होंगे। तो चक्की में देख जाते हैं, गेहूं देते हैं, पिसवाते हैं, जो उसका पेमेंट होता है उतना देते हैं, चुपचाप लेके हम चले जाते हैं। पर जब कबीर जी जाते हैं तो चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, कबीर जी चक्की पहुँचते हैं और वहाँ की चलती हुई चक्की को देखकर रोने लगते हैं। दिया कबीरा रोए दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, क्योंकि वो गेहूं पीसने के बाद जो चक्की है उसमें छोटे 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 जो टाके होते हैं वो पिस जाते हैं, घिस जाते हैं। उसके बाद उसमें कोई सबूत देने वाला नहीं होता कि हाँ हम पीसे हैं, मतलब पिसते दोनों हैं पर सबूत देने के लिए कोई नहीं बचता। इसीलिए उसको देख कबीर जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके बाद है वात्सल्य यानी वत्सल, इसमें जितनी भी बाल लीलाओं का वर्णन है सूरदास जी ने किया है और सभी कवियों ने किए हैं, उस सब में ये वात्सल्य रस होता है। तो इसे आप एक बार अच्छे से समझेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, मित्रों को, छोटे भाइयों को, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, ये आपका काम है। और यदि अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ ज़रूर। ये लगभग 9th से लेकर 12th तक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हर कंपटीशन में जहाँ जहाँ हिंदी का पेपर आता है सब में रस इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर इसे आप सीख जाएंगे तो ज़िंदगी भर के लिए रस आपका मजबूत हो जाएगा। उसके बाद जो स्पेशल रस आते हैं कुछ, उसे मैं और समझा दूंगा फिर इसके बाद, पर इनको जब जानेंगे आप तब आगे वाली चीज़ें समझ पाएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।